गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी से ज्वाइन। कहाँ रह गए सब? गुड मॉर्निंग शिवम। शिवम ग्रुप में थोड़ा मैसेज कर दो, सबको आ जाए। और बाकी जो लोग हैं देखो कहाँ हैं। गुड मॉर्निंग पंकज। गुड मॉर्निंग ऋचिक। इको आ रहा है, अब ठीक है? धर्मेंद्र सर अभी ठीक है? अजय हाँ, आवाज़ तो ठीक है यार, कोई इशू नहीं है साउंड क्वालिटी में। आवाज़ में कह रहे सब इको आ रहा है, देखिए तो। अभी ठीक है? ये क्या चीज़ ऊपर आवाज़ में कह रहे सब इको आ रहा है, देखिए तो। बोलेंगे तो सही रहेगा सर, वैसे नहीं बोलेंगे तो तेजी का आवाज़ आएगा। इसको ऊपर अच्छा, वो उस ग्रुप में मैसेज डाल दिए क्या यहाँ वाले नवोदय में? नहीं आया, एक भी स्टूडेंट वहाँ का नहीं है अभी तक। अब ठीक है? साउंड ठीक है? मैसेज कर उधर वाले। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। नहीं शिवम, स्लाइड का मुझे ये एक्चुअली पीपीटी बना के रखे हुए हैं ना, तो इसका ज़रूरत है, इसी वजह से अभी स्लाइड को नहीं रखे हैं ना पूरा फुल फॉर्म में। फ़ोन बंद हो गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो इस टॉपिक में सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमें यह टॉपिक पढ़ना क्यों है।
सबसे पहले जो जिस टाइप की सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, ऐसी कम्युनिटी में हमें ज़रूरत है कि सेक्स एजुकेशन को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। अभी रिसेंट तकरीबन 4 से 5 दिन पहले की बात है कि एक सोसाइटी में एक छोटे भाई जो कि 17 साल का था, उसकी बहन 19 साल की थी, उसका एक पीरियड्स मिस हो गया था, जिसके वजह से आप लोगों को पता है क्या किया, उस भाई ने अपनी बहन को मार दिया। मतलब मार दिया लिटरली। क्यों? क्योंकि उनका एक पीरियड मिस हो गया और जब चेक किया गया पोस्टमार्टम में तो ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। तो सोच लीजिए कि सेक्स एजुकेशन कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में जानेंगे एक्चुअली में। और आप लोग को तो पहले से पता है, आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि क्या ट्रिक होगा इसमें। हमारा जो होगा इसमें हम ऐसे पढ़ेंगे कि स्टार्ट किए, थोड़ा सा जो रिपीटेशन होता है उसको लाइव क्लासेस में हम लोग कम करेंगे। कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर करेंगे। और मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ, तो कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ से कर लेंगे। बाकी जितने लोग हैं उनको क्या करना है कि अब जब मेरे टॉपिक्स हो जाएंगे उसके बाद अब आप जाएंगे घर पे किसी भी बुक से उठा लीजिए, आप चाहे जिस भी बुक को फॉलो करते हो, कोई भी बुक हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड एनी अदर थिंग्स, आपको जहाँ का भी अच्छा लगे, जो भी बुक अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? चलिए आप बताइए कि क्यों जरूरी है। देखिए, हम आपसे डाउट पूछेंगे, कमेंट्स हमको स्पीड में आना चाहिए हर किसी का, ठीक है। चलिए, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कमेंट कीजिए। तो चलिए देखिए रिप्रोडक्शन, हाँ चलिए देखिए, रिप्रोडक्शन सबसे पहला जो लाइफ को सरवाइव करना है, एक स्पीसीज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए होता है। ठीक, सही बात, स्पीसीज। और दूसरा एक सबसे बड़ा वजह क्या है, पहले के ज़माने में जब रिप्रोडक्शन लोग आए तो उन्होंने अपनी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अपनी इंफॉर्मेशंस को बचाए रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि एक ये जो है ये एक्ट ऑफ प्लेजर है, ये भी आज के टाइम पे इतना इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल ये भी प्ले करता है कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ प्लेजर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे आप देखेंगे और पूछेंगे, डाउट होगा तो जैसा होगा बताएंगे आप हमको, है ना। चलिए, सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस, प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग इंडिविजुअल्स। ये डेफिनेशन हर किसी को पता होता है, ठीक है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा नहीं चलेंगे क्योंकि आपको मनीष सर पढ़ाए होंगे, अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो इसकी आवश्यकता क्यों है, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए हमें क्यों रिप्रोडक्शन चाहिए होगा, ताकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक स्पीसीज का आगे से कंटिन्यूटी हो सके। दूसरी बात, हम लोग ह्यूमंस जो हैं, हम ह्यूमंस कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। और सब के सब कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब क्या होता है, यंग वंस को प्रोड्यूस करना। जैसे देखो, अगर एग के थ्रू यंग वंस बन के आता तो उसको हम लोग ओवी पैरस बोलते। हम ह्यूमंस कैसे हैं, वीवी पैरस है। देखने में कोई डाउट किसी को?
सब एक थंब ओके करेंगे, अगर हैंडराइटिंग समझ में ओके है तो एक थंब ओके करेंगे आप लोग। चलिए, गुड। बाकी लोग नहीं आए यार अब तक। तो देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। तो नीट का क्वेश्चन सब लोग देख ही लिए होंगे, ग्रुप में भेज ही दिए थे हम, है ना। जिस दिन आया था क्वेश्चन उसी दिन मैंने भेज दिया था ग्रुप में। भैया बफरिंग हो अभी ठीक है, बफरिंग होगा तो यहाँ बफरिंग दिखेगा ना, बच्चे बोलेंगे तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। यहाँ अब अपना देखिएगा, यहाँ अगर बफर कर रहा हो तो बुला लीजिएगा। ठीक, चलो। संदीप क्वेश्चंस देखे थे तुम लोग जो मैंने ग्रुप में भेजा था? क्वेश्चंस देखे तुम लोग? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी से बाहर का था। और ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इसके बारे में आपको पता है कि ये चैप्टर ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। देखो ये जो यूनिट है, पहला यूनिट रिप्रोडक्शन वाला, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, इन सबको मिला के तकरीबन 9 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो तकरीबन एक से, लेकिन इस साल 2023 में सिर्फ एक ही सवाल इससे पूछा गया था। ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चंस देखे थे सबको ही? कॉन्फिडेंस बढ़ा तुम लोगों का? एज इट इज एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो कॉपी से बाहर का था। आप लोगों को ध्यान है? बताओ सबको ही। यार कहाँ रह रहे हैं सब लोग? तुम लोग का कमेंट्स काफी स्लो आ रहा है मेरे पास। बाकी लोग नहीं देखे थे क्वेश्चंस? सिर्फ 3 लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। हम लोग पहले जानते हैं रिप्रोडक्शन की टाइप की बात करी जाए तो देखो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनली एसेक्सुअल, एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो ये सब हम लोग पहले डिटेल पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल वाला, चूंकि इस चैप्टर में हमें ये वाला पोर्शन कवर करना है तो ये हम नहीं देखेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व होता है बताओ? देखो गैमीट के फॉर्मेशन से लेकर के, गैमीट फॉर्मेशन से लेकर के लैक्टेशन तक के पूरे पीरियड्स को क्या बोला जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे गैमीट फॉर्मेशन हो गया, गैमीट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पार्चुरेशन होता है, यानी कि बच्चे का पैदा होना, इसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। एंड देन लास्ट स्टेप इज लैक्टेशन, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन से लेकर के लैक्टेशन तक के जितने भी ड्यूरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गॉट इट? लैक्टेशन मतलब होता है बच्चे को दूध पिलाना, इसी प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं। बाकी लोग कहां गायब हो गए यार? शिवम भाग गए क्या तुम?
चलो आइए, अब देखो आप लोग इसका ना फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसके बाद नोट्स बना लेना ढंग से, या फिर बाद में गुड आफ्टरनून आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में हैंड रिटन कर लेना। अगर आप मेरे साथ स्पीड के साथ लिख पाते हो तो आप लिख लेना, लेकिन बेटर है कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी ये ऐसे टॉपिक्स है नहीं कि जो बहुत ज्यादा इनको टाइम दिया जाए ना। तो फिर मैं इसको रब करूं तो थंब अप करे, थम्स अप, रब करूं, गुड, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ना। चलो बहुत अच्छे। चलो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, देखो हम लोग ये पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मेन पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो इस साल 2023 में जो सवाल आया है इसी सिस्टम से आया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सवाल आया है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये आपको ये वाला डायग्राम कवर अप अच्छे से होना चाहिए। इस डायग्राम का जो लेबलिंग है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी लेबलिंग भी है, तो आपको लेबलिंग इसका दिमाग में होना चाहिए, है ना। चलिए तो लेबलिंग करते हैं हम। चलिए मेरे साथ साथ सबको लोग बोलेंगे, ठीक है। मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं ए, एंड दिस वन इज बी। आप लोग फटाफट कमेंट्स में जवाब देंगे कि जो मैंने लिखा है ABCDEF ये सब क्या है, बिना देखे बुक्स का NCERT रखेंगे। I, दिस वन J, K, दिस वन L, M, N एंड दिस वन O। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट्स में जवाब देंगे कि जो मैंने ए से लेकर के ओ तक लिखा है इसकी लेबलिंग आप खुद से करके देंगे फटाफट, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है। आप जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है। जल्दी जल्दी लेबलिंग कमेंट्स में फटाफट ABCDEFG आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी में बनाएंगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है लेबलिंग बेस के, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट्स करें आप लोग। गुड, A1 इज यूरेटर्स। सब लोग जवाब दो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। A इज यूरेटर्स एंड B, गुड, B1 इज सेमाइनल वेसिकल। आप लोग को याद होगा यही वाला टर्म बार बार मेरे मुंह से साइनेप्टिक वेसिकल्स में सेमिनल वेसिकल्स आ रहे थे। आज नंबर के साथ बताओ, नंबर के साथ। सी, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, सी इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। डी बताओ जल्दी जल्दी, बाकी लोग क्यों नहीं कमेंट्स कर रहे हैं। डी, वास डिफरेंस। ई क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट एफ क्या है, पेनिस। जी क्या है, यूरेथ्रा। एच क्या है, ग्लांस पेनिस। एंड ये दिस वन आई, फोर स्किन। जे यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जे स्क्रोटम। देखो दिस वन इज जे स्क्रोटम एंड दिस वन इज के, दिस इज के इज टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट एल, दिस इज एल, कॉपर्स ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट एम, एनस, एन रेक्टम एंड ओ इजैकुलेटरी डक्ट। देखो
चलो सब लोग, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, डायग्राम की लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय, ऋचिक, इन दोनों के अलावा किसी ने जवाब नहीं देना है। नेक्स्ट देखो, यूरेटर्स, दिस वन इज यूरेटर्स, सेमाइनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, एंड नेक्स्ट दिस वन इज पेनिस, दिस इज यूरेथ्रा, एंड नेक्स्ट ये ग्लैंड्स पेनिस, फोर स्किन, स्क्रोटम, टेस्टिस, एंड कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एनस, एनस के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट। इसी का मैं डायग्राम आप लोग को दूसरा एक व्यू दिखाऊं तो आपको ऐसा दिखेगा ये डायग्राम। देखो ये डायग्राम ऐसा दिखेगा, यानी कि ये देखो, ये पेनिस है, ये टेस्टिस है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके जस्ट पीछे के साइड देखो, यहां पे ये वाला पोर्शन रेक्टम है, एंड दिस वन इज एनस। ठीक है, यानी कि अब आपको ये बात समझ में आया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतने पार्ट्स तो होते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी की पहली लाइन पे आप गौर करेंगे तो ये समझ में आएगा कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल वाला पार्ट है, इसमें सबसे पहले 2 टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसको मैं रब कर दूं, रब करूं, गुड। चलो देखो, अब आप लोग बताएंगे। देखिए हमने क्या बोला कि एनसीईआरटी की पहली लाइन में क्या लिखा हुआ, सेक्स ऑर्गन को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? मेल सेक्स ऑर्गन को हो या फीमेल के सेक्स ऑर्गन हो, 2 भाग में बांटा गया। एक को हमने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यानी प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, ऐसा सेक्स ऑर्गन जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है गैमीट फॉर्मेशन में, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर यही मेल में बात करी जाए तो क्या होता है, मेल में टेस्टिस होता है, और फीमेल में बात करी जाए तो क्या होता है, ओवरी। ठीक है, अब देखो इसमें सेकेंडरी में, यानी कि इन दोनों को छोड़ करके ये बाकी के जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये 2 भाग में बट जाएंगे। एसेसरी का मतलब होता है कि सेकेंडरी या फिर जो किसी चीज को, प्राइमरी चीज को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं एसेसरी। एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। गुड। हो गया, मिटा दे। चलो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अब अच्छे से डिटेल में देखते हैं हम लोग। अब यहां से स्टार्ट करते हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा मेल में, कमेंट्स करें आप लोग, क्या हो जाएगा, टेस्टिस। और एसेसरी डक्ट्स, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स में डिफरेंस होता है। डक्ट्स का मतलब क्या होता है, एक पाथवे, एक पाइप जो कि ले जा रहा होता है या ले आ रहा होता है किसी भी चीज, उसको डक्ट बोलते हैं। और ग्लैंड्स मतलब उससे सिक्रीशन होता है कुछ, उसको ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, एसेसरी डक्ट क्या क्या हो सकता है, देखो हमने यहां से पढ़ा, यहां पे हमारा क्या बन रहा है, इस जगह पे ये हमारा टेस्टिस है, इस जगह पे बन रहा है। अब इसके बाद में जो भी ऑर्गन होंगे वो क्या हो जाएंगे, एसेसरी डक्ट्स। ये जैसे कि अब ये एसेसरी डक्ट्स में आपको बात करी जाए, चलो तो देखो एसेसरी डक्ट्स में जैसे यहां पे बनेगा, टेस्टिस के पास बना, इसके बाद जस्ट ये ट्रांसफर होगा किसके पास, रेटे टेस्टिस। किसके पास, रेटे टेस्टिस, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट एपिडिडाइमिस,
ठीक है, एपिडिडाइमिस के पास गया, उसके बाद वास डिफरेंस के पास जाएगा। ये सब क्या कहलाएंगे, इसके डक्ट्स कहलाएंगे। और भी हैं, अभी फिलहाल के लिए देखते हैं, एक एक करके सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स में लिखेंगे तो देखो, एक ये वाला ग्लैंड देखो, ये वाला जो बड़ा सा एक सिंगल ग्लैंड दिख रहा है अनपेयर्ड, एक ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा यहां छोटा सा देखो, ये वाले पोर्शन को देखिए, इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी का दूसरा नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड। क्या नाम होता है, कॉपर्स ग्लैंड। तीसरा देखो, ये एक पेयर जो ये प्रेजेंट है, ये जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। तो देखो, हैंडराइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? थम्स अप करेंगे। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? गुड गुड गुड। देखो, अभी इसमें और भी होता है, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट होगा, रेटेट एस्टिस, वासा इफरेंस या एपिडिडामिस, वासा डिफरेंस, इस तरह से जाकर के आगे बढ़ेगा। और देखो, ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये सब, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेकेंडरी। और एक चीज होता है, जैसे चलो नेक्स्ट जो होता है जीनाइटल ऑर्गन, जैसे कि पेनिस हो गया एंड स्क्रोटम, ये भी सेकेंडरी ऑर्गन है, ध्यान रखेंगे। पेनिस ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन तो है, लेकिन ये एक सेकेंडरी ऑर्गन है। अजय कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, राइटिंग सही हो जाएगा। चलिए, अभी दिक्कत हो रहा है हैंड राइटिंग में, है ना। चलो, है ना। अब चले, हो गया, यहां तक समझ में आ गया। देखो, इस चीज को ध्यान रखेंगे, पेनिस एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ये मदद करता है, ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी कौन है, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस एक प्राइमरी ऑर्गन है। अब इसी से हम लोग यहां से एक एक करके डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग आर्यन, अभी आ रहे हो तुम? चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे चलिए। यहां पे एक डायग्राम है, चलिए हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, यहां पे भी देखो, यहां पे भी आपको लेबलिंग करनी है। लेबलिंग फटाफट। अब इस बार हर किसी का लेबलिंग हमको चाहिए। मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूं। ए दोनों आपका एनसीईआरटी डायग्राम है, बी सी डी ई एफ एंड देन दिस इज जी एच आई जे के एल एम एन। चलो, हर कोई फटाफट लेबलिंग करो और कमेंट्स में जवाब देंगे लेबलिंग का। हर कोई, जितने लोग लाइव है सब के सब फटाफट जवाब देंगे। ए यूरेटर, गुड। ए यूरेटर, सब कोई ए पहले जवाब देंगे फटाफट। हाँ, गुड गुड गुड। इस बार मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। ए इज यूरेटर, गुड। नेक्स्ट,
बी व्हाट्स डिफरेंस, जब मैं बोलूं फिर बी का जवाब देना है हर किसी को, ठीक है। बी व्हाट्स डिफरेंस, बाकी लोग कहां है? बी व्हाट्स डिफरेंस। नेक्स्ट सी, जल्दी जल्दी। सी, जवाब दो। अलग अलग जवाब आ रहा है, कुछ लोग एपिडिडाइमिस की तरफ हैं, कुछ रेटेटेस्टिस। जवाब दे, जल्दी जवाब दो यार। बाकी रुक क्यों गए तुम लोग? जल्दी जल्दी जवाब दो। बुक्स देखने लग गए क्या बेईमान लोग? अजय इस बार बुक देखे? अभी भी और लोग भी, चलो जवाब दो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल देख लो, लेकिन अगली बार से जब भी आए तो आप लोग तैयार करके आएंगे। हम इस तरह से पीपीटी डायग्राम वाला बना के आएंगे। क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हमको लगेगा वो यहाँ पे करवा देंगे, फिर आप लोग जैसे भी होगा अपना जहां से भी क्वेश्चंस करना होगा कर लेंगे। जवाब क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास में? सी का पहले सब लोग जवाब करेंगे। सी क्या है? नेक्स्ट वन डी, पहले सी का जवाब दो। कहां रह गए यार? क्या लिख रहे हो? अरे भाई पहले तुम लोग यार जवाब दे दो पहले, उसके बाद निकलते रहना। सी वाला जवाब दो सब लोग। सी, हाँ अब आया सबका जवाब, एपिडिडाइमिस, गुड। नेक्स्ट अब डी पे चलो अब सब लोग। सी ध्यान रखेंगे ये वाला, और स्पेशली ध्यान रखेंगे, ये पूछा भी गया है नीट में, एपिडिडाइमिस, गुड। अब डी पे आइए सब लोग, जल्दी जल्दी डी का जवाब दे, डी का जवाब दे। ठीक, वासा इफरेंसिया, सब लोग जवाब दे, बस दो ही जवाब आया है। बहुत स्लो हो रहा है यार तुम लोग का। नेक्स्ट ये वाला रेटेटेस्टिस एंड एफ, एफ जवाब दो सब कोई। कहां है यार सब लोग? एफ, एफ क्या है? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, या इसी को क्या कहते हैं? कंपार्टमेंट्स। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? तकरीबन 250 इन ईच टेस्टिस। इन ईच टेस्टिस। नेक्स्ट जी, जी, जी जवाब दें आप लोग। जी ग्लैंस पेनिस, पेनिस देखो जैसे ये पेनिस है, पेनिस का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, बल्ज पार्ट, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये है ग्लैंस पेनिस, ये क्या है? ग्लैंस पेनिस। और ये एच जो है ये क्या है? फोर स्किन, इसके ऊपर जो स्किन की कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? फोर स्किन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? देखो एच यहां पे मैं लिख रहा हूं, एच इज फोर स्किन।
इसी का दूसरा नाम होता है प्रीप्यूस। अच्छा, आपने सुना होगा कि बिफोर सेक्स देयर अकर्स फोर प्ले। फोर प्ले का मतलब क्या होता है? फोर मतलब पहले, FORE, फोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो ये उसी के टर्म पे रखा गया है। स्किन पेनिस से पहले जो कवरिंग ग्लांस पेनिस है उसकी कवरिंग को फोर स्किन बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है प्रीप्यूस, PREPUCE, प्रीप्यूस। क्या कह रहे हो? ठीक ठीक, जवाब दो सबको। नेक्स्ट देखो, ये हमारा टेस्टिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, एंड दिस वन इज कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। नेक्स्ट दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, एंड दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर। चलो, तो ये आप लोग एनसीईआरटी के लेबलिंग्स थी, इसकी डायग्राम थी। आप लोगों को डायग्राम अच्छे से लेबलिंग को ध्यान में रख लेना है। लेबलिंग पे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस साल चूंकि रिप्रोडक्शन का एक सवाल दिया गया है, तो इस बात को आप तय मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर में 3 सवाल ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आना है। 3 सवाल आएगा, ये बात तय है कि नेक्स्ट ईयर 3 सवाल आना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को और अच्छे से करेंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट देखो, टेस्टिस। अब हम हेडिंग में डालेंगे क्या? टेस्टिस। चलो, टेस्टिस हेडिंग डाल दिए हम लोग। सबसे पहले टेस्टिस में हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं आज तक, हमारा जो टेक्निक होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसकी ओरिजिन कैसी होती है? इक्टोडर्मल, मीजोडर्मल या एंडोडर्मल? बताओ फटाफट कमेंट्स में जवाब दे, इक्टोडर्मल, एंडोडर्मल या मीजोडर्मल? एंड द आंसर इज मीजोडर्मल। कैसी ओरिजिन होती है इनकी? मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ओरिजिन वाइज बात करी जाए टेस्टिस की तो क्या होती है? मीजोडर्मल। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। मेल में कैसा होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट बात करी जाए तो ये कैसे होते हैं? एक पेयर होते हैं, हमेशा पेयर्स में होते हैं। 1 पेयर लोकेटेड इन कौन से हमारे बॉडी का? देखो, ये हमारा थॉरैक्स रीजन है, ये थॉरैक्स रीजन, ये एब्डोमिनल रीजन, इससे नीचे पेल्विक रीजन। तो बताएंगे टेस्टिस किस रीजन में होता है? हमारा टेस्टिस किस रीजन में होता है? पेल्विक रीजन। कौन से रीजन में होगा? पेल्विक रीजन में। ध्यान रखेंगे, टेस्टिस किस में होगा? पेल्विक रीजन में। और ये इन मैमल्स, मैमल्स की बात करी जाए तो टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होती है। इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग या थैला लाइक स्ट्रक्चर में बंद होती है, नोन एज, जिसको कि क्या कहते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम। देखो, मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, सब के सब में क्या होता है? टेस्टिस इस तरह से बॉडी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पेल्विक रीजन में इस तरह से लटके हुए होते हैं बाहर की तरफ में। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि टेस्टिस में जो गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होगा? 2 से 2.5 डिग्री कम। तो इसीलिए टेस्टिस बाहर रहती है एब्डोमिनल कैविटी से, ताकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो, लेकिन एक्सेप्शन में यहां एक पॉइंट लिखेंगे। एक्सेप्शन की बात करी जाए तो एक्सेप्ट, देखो, प्रोथेरियंस, यूथेरियंस और मेटाथेरियंस होता है। तो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोथेरियंस, यूथेरियंस, मेटाथेरियंस। तो प्रोथेरियंस में स्पेशली आपको 2 एग्जांपल याद रखना, व्हेल एंड एलिफेंट।
वेल एंड एलिफेंट, इसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस लाइज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ होती है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होती है टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पे होगी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे इस जो भी टॉपिक्स में दिया जा रहा है, जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है, आप उस कंटेंट्स को कर लीजिए। सिर्फ उसके बाद आप कहीं का भी कोई भी बुक, किसी भी कोचिंग की, किसी भी इंस्टीट्यूट की, कहीं का भी आप बुक करेंगे, आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। मेरे कॉपी से एज इट इज आ जाएगा। चलिए देखो, प्रोथेरियंस में भी आपको दो एग्जांपल याद रखना, वेल एंड एलिफेंट, जिसके अंदर टेस्टिस कहां होता है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहां पे होता है इनमें, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। समझ में आया संदीप? संदीप, गुड, सबको समझ में आ रहा है? रीजन क्या है इसका, टेस्टिस बाहर रह रही है, इसका रीजन क्या है, टू मेंटेन टेम्परेचर 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री कम रखने के लिए, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री कम रखने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए अब मैं एक हैंड रिटन डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को आप लोग देखेंगे, फिर उसके बाद अब आप आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। ओके, सब लोग जवाब दो। सो गए क्या तुम लोग? रचिक, अजय, संदीप, गुड। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, टेस्टिस है, अभी टेस्टिस के बारे में और भी आगे डिटेल पढ़ना है। टेस्टिस कहां लाई करता है, स्क्रोटम में। अब हम सीक्वेंस वाइज इसी स्क्रोटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक, हेडिंग डालेंगे सब लोग, स्क्रोटम। नेक्स्ट में हेडिंग डालिए स्क्रोटम। एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, आपको भी ये डायग्राम बनाना है, कॉपी में जरूर बना लीजिएगा। ये मैं एक्चुअली स्क्रोटम बताना चाह रहा हूँ, है ना। देखो ये जो स्क्रोटम ये बैग है, ये क्या है, स्क्रोटम का बैग है, जिसमें ये अंदर की तरफ से एक मसल्स की लाइनिंग होती है, जिसका नाम है डार्टोज मसल। क्या नाम है, डार्टोज मसल। और यहां पे एक दूसरा मसल है जिसका नाम है क्रीमेस्टर मसल। देखो दो टाइप्स के मसल्स हमारे स्क्रोटम्स और टेस्टिस के पास पाए जाते हैं। एक स्क्रोटम के अंदर वाले कंपार्टमेंट में अंदर की तरफ से पाए जाते हैं, जिसका नाम है डार्टोज मसल। इस मसल्स का काम क्या है, देखो आपने देखा होगा कि जब एक मेल गर्मी फील कर रहा होता है तो ही कैन ऑब्जर्व दैट हिज टेस्टिस आर कंप्लीटली इन रिलैक्स्ड पोजीशन। मतलब कि जब
एक मेल है, वो गर्मी का मौसम है, तो आप देखेंगे उनकी टेस्टिस कंप्लीटली रिलैक्स पोजीशन में होती है। और अगर ठंडी का मौसम है, उसको अगर ठंडी लग रहा है तो टेस्टिस कैसे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्क्रोटम है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही वाला मसल है, ये वाला मसल। ये देखिए, ये जो डार्टोज मसल है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्क्रोटम। अच्छा चलो, तुम लोग तब तक कमेंट्स में जवाब दो कि आखिर ऐसा क्यों करती है हमारी बॉडी की मैकेनिज्म, यानी ये डार्टोज मसल ऐसा क्यों करती है कि जब इनको ठंडी लग रहा होता है तो ये अब स्क्रोटम को टाइट करके एब्डोमिनल कैविटी के पास क्यों सटा लेती है। कमेंट्स आया, क्यों करते हैं ऐसा? हाँ, टेम्परेचर तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या टेम्परेचर, क्या? देखो, चूंकि एब्डोमिनल कैविटी हमारे बॉडी के अंदर में है, यानी बॉडी में है, तो यानी कि 37 डिग्री टेम्परेचर है। तो जैसे ही ये बॉडी के पास में सट जाएंगे तो ये बॉडी से क्या हो जाएगा, बॉडी के भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब आप देखेंगे कि मेल को ठंडा लग रहा होता है तो ऑटोमेटिक ये जो टेस्टिस की स्क्रोटम है ये ऊपर की तरफ सट जाती है एब्डोमिनल कैविटी में और वहां से हीट को गेन कर पाती है। यानी डार्टोज मसल किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्क्रोटम ड्यूरिंग समर एंड विंटर। जब गर्मी लग रहा है या फिर जब ठंडा लग रहा है तब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही वाला मसल। दूसरा मसल मैंने नाम दिया यहां पे क्रीमेस्टर मसल। ये क्या करता है, सोचो, देखो, और यहां से ऐसे निकल रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। यहां पे इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, CORD। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, बताना आ जाए। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, देखो, जब बहुत सारे वायर्स का मिलकर के गुच्छा बना लिया जाता है तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो इसमें किस किस चीज का गुच्छा होगा, ब्लड होगा, लिम्फ होगा, नर्व सप्लाईज होंगे, ETC, इनके बंडल्स होंगे। देखो, अब नेक्स्ट में यहां पे समझेंगे इसी के, ये जो एक कैनाल है, ये पाथवे है, ये पाथवे, जिस पाथवे के थ्रू ये सब गुजर रही है ऊपर, इस पाथवे का नाम दिया जाता है इंग्विनल कैनाल, INGUINAL। देखो, ये इंग्विनल कैनाल अब तक नहीं आया है, लेकिन इस चीज को आप स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि इसका फंक्शन मैं अभी बता रहा हूं, फिर आप चलते हैं। देखो, क्रीमेस्टर मसल, अब ये आ गया। ये मसल क्या करता है, ये मसल इससे अटैच होती है, ये इसको अप, ऊपर की तरफ, जब गर्मी लगा तो नीचे की तरफ आया टेस्टिस, ठंडी लगा तो ऊपर की तरफ गया। तो ऊपर गया कैसे, ये जो मसल है, ये वाला मसल क्रीमेस्टर मसल रेस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग ऑफ टेस्टिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की तरफ खींचने में किसने मदद किया, क्रीमेस्टर मसल। क्या कह रहे हो, बंच क्या, अच्छा हाँ ठीक। देखो, हमारा हेडिंग है कौन सा, स्क्रोटम। हेडिंग में हमारा स्क्रोटम है। स्क्रोटम में पहला हमने एक चीज पढ़ा क्या, डार्टोज मसल। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ ली, क्रीमेस्टर मसल। उसके बाद ये जो टेस्टिस आखिर इससे अटैच होंगे यहां पे, इसका जो नाम बता देगा मैं मान जाऊंगा। जल्दी जल्दी नाम बताओ, जल्दी से नाम बताओ इसका। इसका नाम है मीज़ोर्कियम, मीज़ोर्कियम, या इसी का दूसरा नाम होता है ग्यूबरनाकुलम। देखो, GUBERNACULUM, ग्यूबरनाकुलम। बनारस वाले बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी क्या यार क्लासेस की? एक भी बच्चे बनारस वाले नजर नहीं आ रहे हैं मुझे।
देखो मिजोरकियम या गुबरनाकुलम, ये जो टेस्टिस अटैच है किससे, टेस्टिस अटैच्ड विथ किससे अटैच है, स्क्रोटम, थ्रू अ बंडल ऑफ नेटवर्क फाइबर जिसको कि नाम क्या दिया जाता है, मिजोरकियम या ग्यूबरनाकुलम, मिजोरकियम या गुबरनाकुलम। चलो हो गया यहां तक, थम्स अप करें, हो गया सब लोग का। देखो अब मैं इस इंग्विनल कैनाल के बारे में बता रहा हूं आप लोग को, इसको ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखो आइए, इंग्विनल कैनाल ये कैनाल है जिसके थ्रू ये बाहर की तरफ एपिडिडर्मिस वासा डिफरेंशिया बाहर की तरफ निकलेगी, क्या लेकर के, यहां से स्पर्म्स को लेकर के बाहर की तरफ, सॉरी सीमेंस को लेकर के, स्पर्म्स को लेकर के बाहर की तरफ निकलेगी ये बाहर की तरफ। तो इंग्विनल कैनाल क्या है, कैनाल ऑफ पैसेज, पैसेज का भी कैनाल है। दूसरा बात जो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि टेस्टिस जब नीचे की तरफ आती है, टेस्टिस स्क्रॉल्स डाउन टू स्क्रोटम, यानी कि अच्छा ये एक बात हमको सब लोग बताएंगे, यानी कि आप सोचिए कि जब आपका जन्म हो रहा होता है उससे कुछ चंद मिनट पहले या कुछ घंटों पहले ही टेस्टिस बाहर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एम्ब्रियो के स्टेज में थे तब तक टेस्टिस कहाँ था, आपके एब्डोमिनल कैविटी में। जैसे ही आप बर्थ ले रहे होते हैं यानी आपका जन्म हो रहा होता है उससे कुछ घंटे पहले ही सिर्फ टेस्टिस बाहर की तरफ आता है। संदीप सेम क्रीमेस्टर ही ऊपर जो खींच रहा है वही रिलैक्स करेगा तो नीचे की तरफ भी आएगा। ठीक है, देखो टेस्टिस स्क्रॉल्स डाउन टू स्क्रोटम ड्यूरिंग और जस्ट बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग और जस्ट बिफोर बर्थ थ्रू दिस कैनाल, यही वो कैनाल है जिसके थ्रू, यानी कि जब आपका जन्म हो रहा होता है बस उससे कुछ मिनट पहले या कुछ घंटों पहले ही उस बच्चे का टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आती है। ये जो इंग्विनल कैनाल है इसी के थ्रू टेस्टिस नीचे की तरफ आएगी। किसके थ्रू आएगी, इसी के थ्रू नीचे आएगी, इसी के थ्रू। अब देखो एक डिजीज होता है किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, मेडिकल इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अगर टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, यानी कि टेस्टिस फेल हो जाए कहां आने के लिए, नीचे गिरने के लिए टेस्टिस फेल हो जाए, यानी कि स्क्रोटम में टेस्टिस ना आ पाए, उसको एक डिजीज बोला जाता है जिस डिजीज का नाम है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। इसको मिटा दूं इसको, हो गया सब लोगों का। सब लोग लाइक्स थम्स अप करें जिनका हो गया है। चलो गुड, मैं इसको अब रब कर दे रहा हूं, ठीक है।
चलिए अब देखो, ये डिजीज का नाम हम लोग बता रहे थे, उस डिजीज को क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। देखो आपने पढ़ा होगा क्रिप्स ऑफ लीबरकुहने, याद है आप लोग को क्रिप्स ऑफ लीबरकुहने? हाँ देखो, क्रिप्स ऑफ लीबरकुहने क्या था कि क्रिप्स का मतलब अप एंड डाउन, यानी अभी इस डिजीज को भी नाम दिया गया दो टर्म्स में, एक पहला क्रिप्ट, दूसरा ऑर्किडिज्म। यानी कि अगर टेस्टिस क्या हो जाए, फेल्स टू डिसेंड, टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, टेस्टिस स्क्रोटम में ना आ पाया तो इस डिजीज को क्या बोला जाता है? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। सब लोग थम्स अप करें, समझ में आ रहा है? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। देखो, और अब देखो नहीं आएगा तो इसके वजह से क्या होगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या फिर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो इसको एक सर्जरी के थ्रू इसको नीचे लाया जाता है आफ्टर बर्थ। देखो ऑर्किडिज्म, ORCHIDISM, ऑर्किडिज्म, इसी से एक वर्ड बना है ऑर्कियोपैक्सी। इसको बोलते हैं सर्जिकल डिसेंडेंस ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम। सर्जरी के थ्रू टेस्टिस को स्क्रोटम में ले आना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑर्कियोपैक्सी। गुड, हो गया? आर्यन हो गया? चलो अब हम लोग नेक्स्ट लिख लिए। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म एक डिजीज है, ये एक बार पूछा गया एम्स में कि अगर टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोला जाता है। इसके ये नहीं पूछा गया है। अब देखो इसी को सर्जरी के थ्रू वापस ले आना, इसको क्या बोला जाता है? ऑर्कियोपैक्सी। ठीक है, चलो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर्स ये हमारे क्या है? लोब्यूल्स हैं। कितने ऐसे लोब्यूल्स हैं? ये क्या है? लोब्यूल्स। ऐसे कितने लोब्यूल्स हैं? 250 लोब्यूल्स हैं इन ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स हैं? ऐसे 250। और इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड दिस वन इज एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये है इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस। देखो टेस्टिस की कवरिंग की बात करी जाए तो टेस्टिस के ऊपर 3 टाइप्स की कवरिंग पाई जाती है, 3 लेयर की कवरिंग होती है। सबसे आउटर मोस्ट को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनाइलिस। ट्यूनिका वेजिनाइलिस। और मिडिल वाले को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एंड इनर मोस्ट को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। वेस्कुलर लेयर है इसीलिए इसका नाम है वेस्क्यूलोसा। सबसे बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका वेजिनाइलिस, मिडिल वाले को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और सबसे अंदर वाले को ट्यूनिका वेस्कुलोसा।
हो गया? कहाँ यार अजय? एक क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। चलो अभी नहीं। देखो अब हम लोगों को टेस्टिस की बात करी जाए तो इस चीज को समझना। देखो ये हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस है पूरा का पूरा, ये जो स्ट्रक्चर है ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस में ऐसे कितने लोब्यूल्स हैं? 250 लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस है। अब इस लोब्यूल्स के अंदर वाले ये स्ट्रक्चर है फोल्डिंग वाले, इनको क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी कि सबसे पहला नंबर में जब बात करेंगे कि स्पर्म बन रहा है तो कहाँ बनेगा? सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद कहाँ पे जाएगा? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। अभी हम लोग इसको बताएंगे, अभी फिलहाल देखो ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। नेक्स्ट देखो स्पर्म पाथवे है, ये स्पर्म पाथवे, seminiferous tubules, tubuli recti. Next is rete testis, rete testis, and fourth part is epididymis. Next part is epididymis, epididymis, sorry, and then vas deferens, vas deferens के बाद देखो ये ऐसे करके ऊपर वास डिफरेंस के पास से चला जाएगा, ठीक है? लिख लिए? नेक्स्ट वास डिफरेंस के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद आउट हो जाएगा ये। ठीक है? देखो देखो स्पर्म पाथवे 2019 में पूछा गया है, उसके बाद 2013 में पूछा गया। पाथवे वाला आप डायग्राम अच्छे से दिमाग में, डायग्राम का लेबलिंग तो रखेंगे, पाथवे भी याद रखना पड़ेगा, ये भी नीट में पूछा गया है। चलिए हम लोग अब एक एक करके सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, ठीक है? ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसी डायग्राम का हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा अच्छे से डायग्रामेटिक व्यू एक और बना के रखा हुआ है इस डायग्राम का। तो आइए इसको समझते हैं। देखो ये वाला डायग्राम दिया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, यानी टेस्टिस, हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट ईच टेस्टिस में, उस टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लगभग 1 से 4, हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जहां से क्या होना है? स्पर्म का बाहर आना है। देखो यहां पे देखो ये लिखा हुआ है हमारा सस्टेंटिकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल या इसी का दूसरा नाम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सस्टेंटिकुलर सेल या इसी का दूसरा नाम होता है सर्टोली सेल। क्या नाम होता है? सर्टोली सेल। इसी का दूसरा नाम होता है नर्स सेल। क्यों? क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं नर्स सेल। दूसरा सेल है हमारा यहाँ पे देखो, ये ल्यूमेंस है, ये क्या है? खाली जगह को ल्यूमेंस बोला जाता है। नेक्स्ट 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। ये दूसरा वाला जो सेल है बी, इसको बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है लेडिग सेल। इसी पे इस साल सवाल भी आया है, लेडिग सेल।
लेडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल, सस्टेंटिकुलर सेल का दूसरा नाम सर्टोली सेल या नर्स सेल। अब देखो ये वाला पोर्शन आप इस चीज को देख पाएंगे, ये है सर्टोली सेल, और ये कैपिलरीज वगैरह हो गई, ये स्पर्मेटोजोआ है। इसको आप ध्यान से अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए, ये स्पर्मेटोजोआ है। ये इंटरस्टिशियल सेल, इसी का दूसरा नाम क्या है, लेडिक सेल है। स्पर्मेटोगोनियम है, ये स्पर्म मदर सेल है जहां से ये स्पर्मेटोजोआ का बनना है। ठीक है, तो चलिए, गुड। कोई डाउट किसी को? जहां पे डाउट हो पूछना है ना। तो देखो, हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि एक टेस्टिस में, हर एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स हैं, 250 लोब्यूल्स हैं। एनसीईआरटी डाटा है 250 लोब्यूल्स, और एक लोब्यूल्स में तकरीबन 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो आप इस तरह से अगर बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करी जाए तो कितना हो गया, 250 गुना 3 या 250 गुना 4, यानी कि एक टेस्टिस में 750 से लेकर के 1000 तक क्या हो सकते हैं, 750 से लेकर के 1000 इन नंबर क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। साढ़े 700 से 1000 तक क्या हो सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ में आ गया? क्या हुआ अजय? नो सर बोल रहे हो। अजय क्या डाउट है? ओके, किसी को कोई डाउट? थम्स अप करें, सब लोग लाइक्स कर दे एक बार, सब लोग लाइक्स कर दे, वीडियोस को भी एक बार लाइक कर दे सब कोई। चलिए देखो, अब हम बात करेंगे कि टेस्टिस में स्पर्म कब बनेगा। ये टेस्टिस में लोब्यूल्स है, उस लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में 2 टाइप्स के सेल हैं, इंटरस्टिशियल सेल और सस्टेंटिकुलर सेल। इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम है लेडिक सेल और इसका दूसरा नाम है सर्टोली सेल। एक्चुअल में ये जो इंटरस्टिशियल सेल है इसका दूसरा नाम क्या है, लेडिक सेल। इसी से क्या निकलना है, एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन निकलना है। तो देखो, जब आप मैच्योर होंगे उस टाइम पे आप स्पर्म इजेकुलेट करने के कैपेबल होंगे। थोड़े बहुत स्पर्म्स टेस्टोस्टेरोन्स बॉडी में उस टाइम पे इजेकुलेट होते हैं जब आप प्यूबर्टी के स्टेज में आते हैं। कब आते हैं, जब आप प्यूबर्टी के स्टेज में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जब आप कहां आ गए हैं, प्यूबर्टी पे। चलो, एट प्यूबर्टी यानी कि जब आप कहां पे आ गए हैं, प्यूबर्टी पे आएंगे तो सबसे पहले मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस। इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम क्या है, सुपरिटेंडेंट ग्लैंड। ये क्या करेंगे, जब आप प्यूबर्टी पे आएंगे, और मेल में प्यूबर्टी, मेल की बात कर रहे हैं, तकरीबन 8 से 11 इयर्स अब के टाइम पे प्यूबर्टी का एज है, यानी आप 11 साल के तकरीबन हो गए हैं तो अब प्यूबर्टी का स्टेज आ गया है। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस किसको कमांड करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या था, एडिनो हाइपोफाइसिस, याद है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या सिक्रीट करने के लिए मजबूर करता है, इसको बोलता है, सिक्रीट करें आप, GnRH। इसी का दूसरा नाम याद हो आप लोग को, अभी अभी जस्ट लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये GnRH क्या करेगा, 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करेंगे। कौन कौन से 2 हार्मोन सिक्रीट करेंगे, एक हार्मोन है LH जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड सेकेंड वन इज FSH, इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो प्यूबर्टी का स्टेज आ गया, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, इसने मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कौन सा ग्लैंड कौन सा रिलीज करेंगे, जीएनआरएच। ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करेंगे, दो टाइप्स के हार्मोन रिलीज कराएंगे, एलएच एंड एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो टाइप्स के हार्मोन रिलीज करवाएंगे, जिससे कि क्या होना है, अब देखो ये एलएच जाकर के किस पे एक्ट करेगा, उस पे याद करो LEDIG, लेडिग, या इसी का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। किस पे काम करेंगे ये, लेडिग या इंटरस्टिशियल सेल। और इनको क्या कमांड करेंगे, और इनको ऑर्डर देंगे टू सिक्रीट एंड्रोजेंस, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन। तो समझ में आया किस तरह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ। प्यूबर्टी के स्टेज पे आए, हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी को कमांड किया, जीएनआरएच रिलीज हुआ। जीएनआरएच को रिलीज करवाया दो टाइप्स के हार्मोन, एलएच एंड एफएसएच, जिसने लेडिक सेल को क्या रिलीज करने के लिए बोल दिया, एंड्रोजेंस, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हो गया किससे, लेडिक सेल से। अब एफएसएच किसके ऊपर काम करेगा, दो टाइप्स के सेल हमने पढ़े, कहां पे है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। इसके एफएसएच किस पे काम करेगा, सर्टोली सेल पे। अब ये क्या करेंगे, अभी बताएंगे इसका फंक्शन। इसी को बुलाता है नर्स सेल। हाइपोथैलेमस के बगल में लिखे सुपरिटेंडेंट ग्लैंड, सुपरिटेंडेंट ग्लैंड। प्यूबर्टी का स्टेज आया, हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी को जीएनआरएच रिलीज करने को बोला। जीएनआरएच ने दो टाइप्स के हार्मोन रिलीज करवाए, एलएच एंड एफएसएच। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास दो टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, लेडिक सेल और सर्टोली सेल। अब देखो एलएच किसके ऊपर काम करेगा, लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल को क्या कमांड करने के लिए बोलेगा, आप टेस्टोस्टेरोन रिलीज करा। तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो गया। एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल एक टाइप का नर्स सेल है, यानी कि नरिशमेंट सेल है। अभी इसका आप लोगों को फंक्शन बताते हैं कि क्या क्या इसका फंक्शन है। लिख लिए हो तो फिर चले फंक्शंस पे। किसी को कोई डाउट, ये वाला प्रोसेस समझने में किसी को कोई डाउट? एलएच पे इस साल भी सवाल आया, ध्यान रखना। नीट 2023 में भी एलएच पे सवाल आया है। मिटा दे, चलो। देखो एफएसएच किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। सर्टोली सेल क्या करेगा, सबसे पहले इसका मेन फंक्शन देखो क्या काम होता है। ये क्या करेगा, फंक्शंस फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल। स्पर्म सेल को मैच्योरेशन में मदद करेगा, स्पर्म सेल को मैच्योर होने में मदद करेगा, ठीक। उसके प्रॉपर डेवलपमेंट होने में मदद करेगा। प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग, provides nourishment to the developing sperm cell। नरिशमेंट देगा स्पर्म सेल को। और एक हार्मोन है ये रिलीज करेगा इनहिबिन। मान लो कि अब देखो जितनी नरिशमेंट होनी थी स्पर्म की वो हो गई। क्या मतलब है कि जितनी नरिशमेंट होनी थी स्पर्म की वो हो गई। अब ये इसके पास में सर्टोली सेल एक
हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इनहिबिन। ये इनहिबिन जा करके वापस से पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि भाई हो गया काम, अब आप एफएसएच का सिक्रेशन बंद कर दे। तो इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिन स्टॉप्स एफएसएच सिक्रेशन। एफएसएच के सिक्रेशन को रोक देगा। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट वाला, ये वाला लाइन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे लिखा है कि ब्लड स्पर्म बैरियर, या इसी को कहीं कहीं आपको लिखने को मिलेगा ब्लड टेस्टिस बैरियर। सर्टोली सेल, देखो सर्टोली सेल आपने डायग्राम में देखा होगा, इस टाइप के सर्टोली सेल थे, और यहाँ पे बाकी में क्या है, स्पर्मेटोजोआ वगैरह है। चलिए हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये देखो यहां पे ल्यूमेंस थी, क्या थे यहाँ पे, ल्यूमेंस थे। ये है स्पर्मेटोगोनियम जिससे स्पर्मेटोजोआ बनना, ये नर्स सेल है। यहां से स्पर्मेटोजोआ बन गया, और स्पर्मेटोजोआ बन के कहाँ एंटर कर जाता है, इस सर्टोली सेल में। यानी कि बनाया तो इसने स्पर्मेटोजोआ को, एंटर हो गई इसमें। अब यहीं पे इसकी क्या होनी है, परवरिश होनी है। इसकी परवरिश सर्टोली सेल में होनी है, जिसके वजह से ये क्या करेगा कि ये स्पर्म सेल्स अंदर में आ गए इसके, ये ल्यूमेंस में ब्लड प्लाज्मा वगैरह है। तो ब्लड प्लाज्मा और टेस्टिस में जो स्पर्म सेल है, इनके बीच में एक बैरियर, एक जंक्शन के थ्रू बैरियर बन जाता है, टाइट जंक्शन के थ्रू, जिसका नाम है ब्लड टेस्टिस बैरियर या ब्लड स्पर्म बैरियर। ठीक है, तो नेक्स्ट है इट सिक्रीट्स एबीपी। ये क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन से जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होंगे, जो एंड्रोजन्स होंगे ये जैसे ही रिलीज होंगे, इनके साथ में एक प्रोटीन बाइंड कर जाएगी, और वो प्रोटीन इसको ब्लड प्लाज्मा में बचा करके रखेगी सबसे, और उठा करके फिर वापस से ले जाएगी कहाँ, नर्स सेल के पास में। तो ये जो प्रोटीन रिलीज किया गया था, जो स्पर्मेटोजोआ को बचा रहा था ब्लड के मॉलिक्यूल से, किसी भी ब्लड के और अदर सब्सटेंस से, ताकि वो सेफली नर्स सेल तक पहुंच जाए, इसीलिए इसने एक रिलीज किया एंजाइम प्रोटीन जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। आज एक बार रिपीट करके देख लेना ना, वो लेक्चर थोड़ा सा इशू हो जाएगा, वरना या फिर बाद में पूछ लेना मेरे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है AMF। ये रिलीज करता है एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्टोली सेल एक फैक्टर रिलीज करती है जिसका नाम है एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये क्या इंडिकेट करता है, इट इज रिलीज्ड बाय, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, रिलीज्ड बाय इमैच्योर सर्टोली सेल। किसके द्वारा, इमैच्योर सर्टोली सेल, इमैच्योर सर्टोली सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। डेट इंडिकेट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस, डेट इंडिकेट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेस्टिस अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे देता है कौन, AMF। सपोज कि AMF रिलीज कर दिया गया है, यानी इमेच्योर सर्टोली सेल, जब सर्टोली सेल मैच्योर नहीं हुई थी, यानी कि प्यूबर्टी से पहले, तो प्यूबर्टी के टाइम पे टेस्टिस प्रॉपर काम करेगा या नहीं करेगा, ये बात भी तो कैसे पता चलेगा। तो ये जो
सर्टोली सेल है इमेच्योर वाली, प्यूबर्टी से पहले, ये रिलीज करती है एक फैक्टर जिसका नाम है एंटी मुलेरियन फैक्टर, जो कि आपको यह बात बता देती है कि आपका जो टेस्टिस है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, आप प्यूबर्टी के स्टेज पे वो प्रॉपर अच्छे से काम करने लगेगा, तो उसके लिए चिंता नहीं होती है। ठीक है, चलिए हो गया, लिख ली, इसको मिटा दें। मिटा दे इसको, चलो। तो एक और फंक्शन आप देखें अगर इसकी, एक फंक्शन की और बात करी जाए तो एक फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं इसमें, एक और फंक्शन कि देखो कि कुछ स्पर्मेटोजोआ ये एक्ट एज फेगोसाइट, एक्ट एज फेगोसाइट, मतलब कुछ ऐसे स्पर्मेटोजोआ भी होंगे जो कि कैसे होंगे, यूजलेस या डेड स्पर्मेटोजोआ, उसको क्या करेगी, इनगल्फ कर जाएगी यहीं पे, ताकि वो आगे सीमेन के थ्रू बाहर ही ना जाए, क्योंकि अगर स्पर्मेटोजोआ, डेड स्पर्मेटोजोआ आगे जाएगी तो कोई फायदा नहीं होगा और वैसे भी फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी इनकी नहीं रह जाएगी। एक्ट एज फेगोसाइट फॉर डेड स्पर्मेटोजोआ, डेड स्पर्मेटोजोआ के लिए ये फेगोसेटिक का काम करती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे, थोड़ा सा एक रिवीजन के तौर पे आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा। कल नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सर्टोली सेल के बाद आगे सर्टोली सेल हो जाएगा, सर्टोली सेल के बाद नेक्स्ट आगे हम लोग एक एक करके फिर आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है उसको आप लोगों को दिखा दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। एक सेकंड बस आप लोग देख लीजिए, 2023 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए नीट 2023 में पूछा गया ये वाला सवाल है, अभी फिलहाल हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए फिर भी आप लोग को एक बात बता दें, आप जैसे कॉपी देखे ही होंगे तो आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस अब तो आ गया होगा कि आपके कॉपी से एक भी सवाल आपके कॉपी से बाहर नहीं गया है। तो मैंने, और याद हो आप लोगों को, बहुत लोगों ने लिखा भी हुआ जिसको मैंने बोला था कि ये जरूर आएगा, तो आप मैच कर लीजिए, उसमें से भी आया हुआ है, मुझे याद है। ठीक है, देखेंगे वास डिफरेंस रिसीव्स, ये अभी नहीं आएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, ये नीट पीएमटी 2012 में पूछा गया है, रोल ऑफ लेडिग सेल। चलो सब लोग आंसर बताओ फटाफट, जितने लोग हैं आंसर बताओ, रोल ऑफ लेडिग सेल क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 नरिशमेंट ऑफ सेल, नंबर 2 प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू स्पर्म, नंबर 3 ब्रिंग्स अबाउट मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, नंबर 4 सिंथेसिस टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस। जल्दी जवाब दो सब लोग, फटाफट जवाब दे। अजय ए, नरिशमेंट ऑफ सेल। चलो और नेक्स्ट फटाफट फटाफट जवाब दे बाकी लोग। संदीप देखो सबसे पहले अभी जस्ट अजय तुम गलत कर दिए ना, लेडिग सेल का दूसरा नाम क्या था, इंटरस्टिशियल सेल, और लेडिग सेल के ऊपर कौन काम कर रहा था, एलएच काम कर रहा था। और एलएच क्या रिलीज करवा रहा था, इससे एंड्रोजेंस रिलीज करवा रहा था, या इसी को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवा रहा था। तो इसका मेन काम क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस। कैसे तुम लोग ऐसा गलती कर रहे हो, अभी जस्ट 2 मिनट पहले का था ना ये। चलो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट सवाल में भी सेम। देखो लेडिग सेल इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लेडिग सेल के बारे में, देखो इसमें से पूछा गया था सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, आपको सेलेक्ट करना था। कह रहा है कि ये क्या, देखो 2 मैंने ब्लर करवा दिए हैं ताकि, क्योंकि वो अभी आपके इंपॉर्टेंस के नहीं थे तो इसलिए मैंने ब्लर करवा दिया। अभी आप ये देख के बताएं, एलएच ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम लेडिग सेल, इज दिस राइट और रॉन्ग, सही है या गलत है, जल्दी बोलो जवाब में, सही है या गलत है। नेक्स्ट, एलएच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी, ये भी अभी नहीं पढ़े हैं तो अभी फिलहाल इसको भी स्किप करें, सिर्फ इस वाले लाइन को बताएं कि ये लाइन सही है या गलत है। जी जनाब ये लाइन सही है, एलएच ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम लेडिग सेल। नेक्स्ट,
चलो स्पर्म पाथवे मैंने बोला है, पूछा गया है। अभी देखिए, अब इसमें से आप लोग फटाफट लिख के बताइए कौन सा सही है स्पर्म पाथवे में। स्पर्म पाथवे जल्दी बताओ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। देखो स्टार्ट तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होना है, ये बात तो तय है। स्टार्ट कहां से होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या ये होगा? पता नहीं, देख लेते हैं। क्या ये होगा? पता नहीं, देख लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेट स्टे, वासा एफ्रेसिया, एपिडिडर्मिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल म्यूटस। नेक्स्ट है, देखो इसमें इंग्विनल कैनाल आ गया, तो ये गलत हो गया। अभी जवाब दो, ए। नेक्स्ट, चलो मैं नहीं दे रहा हूं इसका। अब आप लोग इसको एक बार कल फिर से करके आएंगे, फिर देखेंगे। चलो, अभी आए हो ऋचिक, आर्यन, तुम लोग तब से जवाब नहीं दे रहे थे। कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसको रहने ही दे। फिर देखो मैं सवाल लेकर के आया था यार, लेकिन अभी आए नहीं हो। चलो इसको नेक्स्ट सवाल में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट डे आप लोग प्रिपेयर करके आएंगे बाकी का, ठीक है। जितने भी मैंने पढ़ा दिए हैं, हाँ क्वेश्चन कर भेज देंगे आप। पहले हो जाए कुछ, नेक्स्ट टॉपिक के बाद भेजेंगे क्वेश्चंस। हो जाए, हम क्लास में कुछ क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स का लेके आए थे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब रहने देते हैं, टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक्स, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। रिवीजन करके आना, बाय बाय।